हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो आज का लेक्चर जो हमारा है वो असाइनमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो भी जुलाई 2020 एंड जून 21 सेशन के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर एमए हिस्ट्री इग्नू के, राइट, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हमने जो है उनके असाइनमेंट्स पे स्टार्ट किया है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम कंटिन्यू करके सारी उनकी जो 4 पार्ट्स के असाइनमेंट है, MHI 1, MHI 2 एंड देन MHI 4 एंड 5, राइट। तो हम चारों पार्ट्स की जो असाइनमेंट्स हैं वो अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट्स, एक तो आप असाइनमेंट्स लिखनी है अभी, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि आपके एग्ज़ाम्स में भी अभी जैसे जुलाई 2020 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, राइट। तो उनके लिए भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अच्छे से इनको कवर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप हमें अप्रोच बता दीजिए, कैसे सॉल्व करने रहते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस। तो हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। आप कैसे अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद MHI 1, ठीक है, जो एंशियंट एंड मिडीवल वर्ल्ड सोसाइटीज़ है। इसकी एक हमारी वैसे सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डिटेल में सब चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो उसका अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम असाइनमेंट सॉल्यूशंस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है असाइनमेंट के अकॉर्डिंग MHI 1 का, एनालाइज द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे पहले तो आप देखिए, एक बात समझिए, असाइनमेंट में आपको 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें आपको ऑप्शन होते हैं कि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, आपको चूज़ करना होगा। मेनली ये होता है कि जो सेक्शन ए होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, राइट, सेक्शन ए एंड बी, ठीक है। उसमें क्या है, आपको कंपलसरी होता है कि एक सेक्शन में से कम आपको 2 करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर ए से 2 कर लिए, बी से आपको 3 करने होंगे, या आप ए से 3 कर सकते हैं, बी से 2 कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 10, और आपको वहाँ पे बताया होता है कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो वो आपको 500 वर्ड्स में लिखना होगा, एंड अगर ये 10 मार्क्स का होगा तो 250 वर्ड्स में, ठीक है। वर्ड लिमिट थोड़ी इग्नू में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको इग्नू में जब आंसर फ्रेम करना है, राइट, तो आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है और कंटेंट भी, मतलब आप अच्छे से देना है, और उसके बाद आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। तो हम वो अपने आंसर्स में वो अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एनालाइज द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स। यहाँ पे हमें पेस्टोरल नोमैड्स का जो कल्चर था, ठीक है, उनकी क्या सोसाइटी होती थी, क्या इकोनॉमी थी, कैसे उनका लिविंग स्टाइल था, राइट। पेस्टोरल नोमैड्स हमने बात की थी हमारे लेक्चर्स में भी कि क्या थे वो, एक कम्युनिटी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे, अपने एनिमल्स को, लाइफ स्टॉक को रियर करते थे, ठीक है, और रिक्वायरमेंट्स अपनी लाइवलीहुड की कंप्लीट करते थे, राइट। तो ये पेस्टोरल नोमैड्स बेसिकली हमने डिस्कस किया था। और ये जो क्वेश्चन है, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म, फ्रेंड्स, ये हमने MHI 1 का जो हमारा पेस्टोरल नोमैडिज्म का आप देखेंगे पार्ट 3 वाला लेक्चर है, राइट, उसमें ये क्वेश्चन अच्छे से हमने डिस्कस किया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर आई आपको बटन दिख रहा है, तो मैं उसमें वो वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पूरा अच्छे से ये जो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ऐसा पूरा अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, डिस्कस द पैटर्न ऑफ ट्रेड ऑफ इजिप्शियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशंस। अब ये हमें 20 मार्क्स में इन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी, एंशियंट जो सिविलाइजेशन थी, जैसे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई और एक इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो गई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो इनका ट्रेड हमें बताना है कि ट्रेड का पैटर्न क्या था, क्या चीज़ें मेनली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, ठीक है, कहाँ से क्या लिंक्स थे, वो हम डिस्क्राइब करना है हमें इसमें,
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमने बात की है, जैसे हमने अपने लेक्चर्स में भी बात की थी कि पहले हंटिंग गैदरिंग का कल्चर था, राइट, पैलियोलिथिक एज में। फिर नियोलिथिक रेवोल्यूशन आता है, नियोलिथिक में फार्मिंग कम्युनिटीज़ बन जाती हैं, हम फूड प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। तो धीरे धीरे जब ये ऐसा हुआ था, तो इससे नियोलिथिक रेवोल्यूशन होने के बाद में एग्रीकल्चर जो हुआ उसका क्या एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है कि इससे जो अर्ली एंशियंट सिविलाइजेशंस थी हमारी बेस्ड ऑन फार्मिंग, वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, यही जो सिविलाइजेशन थी हम देखते हैं अलग अलग एरियाज़ में, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन होगी, मेसोपोटामियन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशंस जो है अर्ली सिविलाइजेशंस इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो अभी हमें इनका ट्रेड की बात करनी है। तो देखिए, ट्रेड की बात करें अगर, तो चाहे आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए चाहे हड़प्पन की, दोनों में ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चीज़ों की एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था दोनों की सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब क्या बात होती है, देखिए जैसे इजिप्शियन की भी हम बात करें, ठीक है, तो इनका क्या था कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, पहले आपको पता है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारी सिविलाइजेशंस थी ना, ये रिवर्स के आसपास हो रही थी। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर, ताकि वहाँ से इनकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती थी, पानी होता था आसपास, वेजिटेशन वगैरह भी कर सकते थे, राइट, फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं, तो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स वगैरह रखते थे, तो इनकी सब जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती थी, जो बेसिक नीड्स थी। ठीक है, तो क्या होता था, अभी जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये नाइल रिवर के पास थी। ठीक है, तो इनको स्टार्टिंग में यहाँ पे सब कुछ मिलता जा रहा था, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही थी। तो ऐसे ही हड़प्पन की भी हो रही थी। हड़प्पन हमारा आपको पता है इंडस वैली, जो इंडस रिवर है उसके आसपास है, राइट। तो क्या हुआ अब यहाँ पे, जब ये सिविलाइजेशन स्टार्टिंग में तो ठीक था, इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही थी, बट जैसे जैसे ये डेवलप करती गई, इनकी नीड्स भी बढ़ती गई। ठीक है, कॉमन पीपल तो हम फिर भी लगा लें भी, चलो ठीक है, वो जो यहाँ पे कॉमन बेसिक चीज़ें थी उनसे अपना चल रहा था उनका, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, आपको पता है स्ट्रेटिफिकेशन हुई थी, राइट। ठीक है, इलाइट क्लास बन जाती है, तो ऐसे करके जो हड़प्पन सॉरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन की इलाइट क्लास होती है, उनको आदत पड़ जाती है लग्जरियस गुड्स की। ठीक है, और जो मतलब आप कह लें कि यूटिलिटेरियन, मतलब अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ों की, है ना, ज्वेलरी, ये हमें बीड्स चाहिए, ऐसा ऐसा, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं, हाँ, जो अमीरों की हम बातें जैसे बोल दें। ठीक है, तो इनको उन गुड्स की आदत पड़ जाती है, तो इसलिए अब इनके खुद के पास तो वो चीज़ें नहीं थी, तो ये फिर यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेड की स्टार्ट हुई। ट्रेड मतलब और भी अच्छे से हुआ। ठीक है, बिसाइड्स जो बेसिक चीज़ें थी उनके बिना जो है ऐसी जो आप देखेंगे प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हो गए, ठीक है, ऐसे जो लग्जरियस गुड्स थे इनका ट्रेड स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये इलाइट सेक्शन को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना होता था, राइट। तो ट्रेड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, चाहे हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो पहले हम जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन को कवर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे ट्रेड होता था। ठीक है, तो अब वहाँ पे एग्ज़ाम में भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, पहले इजिप्शियन का बता दिया फिर हड़प्पन का, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे, तो आप वहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे डिवाइड करके, तो थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तो देखिए अभी क्या हुआ, जो इजिप्शियंस थे, ठीक है, इनके पास इनको वुड की ज़रूरत होती थी सबसे पहले तो। ठीक है, हमने बात की, हाँ, जैसे जैसे ये डेवलप किए, इनको पता होने लगा कि हमारी ये नीड्स है, हमारी ये नीड्स है, हमारे पास ये मटेरियल नहीं है, चलो किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब क्या था, यहाँ पे नाइल रिवर थी, यहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह अच्छे से ग्रो होते थे, तो उस टाइम पे ये नहीं था कि हम मनी से जो है पैसा लेन देन कर रहे हैं, टिकट ट्रेड कर रहे हैं, वैसा उस टाइम नहीं था। उस टाइम पे भी बार्टर सिस्टम ज़्यादा चलता था, एक्सचेंज करते थे प्रोडक्ट्स। तो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे रिवर वगैरह है, अच्छे से एग्रीकल्चर हो रहा है, फूड ग्रेन्स हो जाते हैं, तो हम इसके बदले में जो है और चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनका ट्रेड चलता है। तो क्या होता था, अब जैसे आप देखेंगे एक वुड होती थी, सेडार वुड, ठीक है,
तो ये आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स जो है अपने पेपर में आंसर में डालनी रहेंगी। तो ये सेडार वुड होती थी, ठीक है। इसका ये यूज़ बहुत करते थे कि जैसे इनका एक तो क्या रहता था, मैरीटाइम ट्रेड हमने देखा, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड भी रहेगा, जैसे ट्रेड हो रहा है इजिप्ट के अंदर अंदर तो हो रहा है, और भी कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट था, मैरीटाइम ट्रेड होता था, सी के थ्रू होता था। तो इनको शिप्स बनानी होती थी, उसमें वुड का यूज़ होता था, ठीक है। फिर उसके बाद इनको फर्नीचर बनाना है, इनके घरों में भी कहीं कहीं वुड का मतलब मिलता था, राइट। तो इसलिए जो है इनको अच्छी खासी क्वालिटी वुड की चाहिए होती थी इजिप्शियंस को। तो ये जो है सेडार वुड करके, सेडार वुड थी, इसको लेबनान से जो है इंपोर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो ऐसे लाइट सेक्शंस को, अब जैसे अच्छा फर्नीचर चाहिए, ऐसे फैंसी आइटम्स उनको चाहिए होती थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो अब लाइट सेक्शन को अगर चाहिए तो स्टेट खुद ही ऐसे इंपोर्ट ओरिएंटेड मिशंस जो थी उनको ऑर्गेनाइज करती थी, ठीक है। ये क्या करते थे, एक्सपेडिशंस भेज देते थे कुछ लोगों का, कि एक कैंप बना के कि हाँ भाई अब लोगों का कि तुम जाओ, ठीक है, इस एरिया में जाओ, वहाँ से अपना ट्रेड वगैरह करके ये चीज़ें लेके आओ, ठीक है। तो वो एक्सपीडिशन पे फिर जाके आके वो अपना इधर का जो है सामान उधर दे आते थे, उनका सामान इधर ले आते थे। तो ऐसे ये एक्सपीडिशंस जो थी वो स्टेट खुद जो है ऑर्गेनाइज करता था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट का भी इम्पोर्टेंट रोल था। तो अब क्या हुआ, जैसे हमने देखा कि इनके पास एग्रीकल्चरल सरप्लस बहुत अच्छे से था, ठीक है, राइट। तो ये उसको एक्सपोर्ट करते थे, ऐसे कुछ लग्जरियस कुछ फैंसी आइटम्स को इंपोर्ट करते थे ज़्यादा। तो क्या होता था, अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, राइट, ईस्टर्न डेजर्ट, ठीक है। तो मेनली क्या होता था, यहाँ पे इनके नाइल के थ्रू यहाँ पे जो है एक्सपेडिशंस जाती थी, ठीक है। ये नाइल रिवर हो गया, इधर जाती थी, और मेसोपोटामियन सिटीज़ आ जाते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी थी, राइट। तो मेसोपोटामियन सिटीज़ होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे उनसे भी ये ट्रेड लिंक करते थे। तो आपस में इजिप्ट में तो था, और भी सिविलाइजेशंस के साथ, मेसोपोटामिया के साथ भी इनका ट्रेड लिंक था, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होता है, अब जैसे हमने देखा लग्जरियस आइटम्स की बात की, ठीक है, इंपोर्ट करते थे। कुछ बेसिक चीज़ें भी थी, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, वुड हो गया, मतलब ये जो है ये भी मतलब ये इंपोर्ट करते थे। वुड का हमने देखा इनकी शिप, अब जैसे मैरीन कॉन्टेक्ट्स करने हैं, राइट, नाइल के थ्रू ये मेसोपोटामियन सिटीज़ में जा रहे हैं, तो इनकी शिप्स अच्छी खासी होती थी, उसमें अच्छे से वुड लगा होता था। तो ये चीज़ें ज़रूरी भी थी, ठीक है। कॉपर वगैरह की, मेटल्स वगैरह, मेटल्स की वर्किंग होती थी, तो ये इसेंशियल आइटम्स कंसीडर होती थी। बट इनके बिना जैसे हमने देखा कि लग्जरियस आइटम्स जैसे प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स थे, टर्किश वगैरह, तो ये सिनाई से, आप यहाँ पे देखेंगे सिनाई का एरिया, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट होते थे। अब ये देखिए ये रिवर्स है, यहाँ पे सारा मैरी टाइम ट्रेड हो रहा है इनका, राइट। तो ये क्या करते थे, प्रीशियस स्टोन्स को जो है इंपोर्ट करा। फिर उसके बाद इन्होंने लेपिस लजूली, ठीक है, लेपिस लजूली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसको ये लेपिस लजूली जो है, इसके ऑब्जेक्ट्स मिले हमें इजिप्शियन टॉम्स में, ठीक है। अराउंड 5000 BC के टाइम पे इजिप्शियन टॉम्स जो होते थे, उधर लेपिस लजूली के हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। और ये जो लेपिस लजूली था, ठीक है, ये मेनली अफ़गानिस्तान से आता था। अब अफ़गानिस्तान अगर आप देखेंगे इजिप्ट से अराउंड 2000 माइल्स अवे है, 2000 माइल्स के डिस्टेंस पे है। तो देखिए मतलब कैसे इनका अच्छे से ट्रेड फ्लोरिश था, 2-2 हज़ार माइल्स दूर, राइट, वहाँ से ऑब्जेक्ट्स हमें अभी भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अच्छे से ट्रेड इनका इम्पॉर्टेंट था, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो। तो ये जो हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, ये आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आप नोट मेकिंग कर लीजिए। तो आपको ये एविडेंसेस लगाने होंगे, इनके बेस पे ही हम कह सकते हैं कि इनका ट्रेड अच्छा खासा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर
जैसे हमने देखा कि वो ईस्टर्न डेजर्ट्स में भी जाते थे। अब वहाँ पे इनके इधर तो रिवर के आसपास क्या होता है, रिवर के आसपास आपको मेटल्स वगैरह नहीं मिलते, राइट, वो मेटल्स के डिपॉजिट्स इतना कुछ नहीं होता। तो ये जो ईस्टर्न डेजर्ट था वहाँ पे इनको कॉपर की ओर्स मिलती हैं। तो अच्छी खासी एक्सपीडिशन स्टेट ऑर्गेनाइज करता है कि हाँ तुम वहाँ जाओ, क्वेरिंग करो, माइंस वगैरह को वहाँ पे माइनिंग करो और कॉपर को लेके आओ। तो ये वहाँ से कॉपर्स, कुछ उधर से स्टोन्स वगैरह मिलते थे ईस्टर्न डेजर्ट से, जैसे हमने ऊपर भी देखा है इस एरिया में, ठीक है, ईस्टर्न डेजर्ट। तो ये वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ इधर जाते थे और यहाँ पे इनको जो है मिलता था कॉपर वगैरह, ठीक है। उसके बाद अब जैसे हमें और भी मिलते हैं, अकाउंट्स मिलते हैं, एक डायनेस्टी 6 आती है, ठीक है। डायनेस्टी 6 जैसे हमारे यहाँ पे एम्पायर्स होती हैं, राइट, मुगल एम्पायर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे भी डायनेस्टीज ऐसे चलती थी, डायनेस्टी 1 2 3। तो डायनेस्टी 6 जो होती है उसके एक ऑफिशियल का हमें अकाउंट मिलता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि हमारी जो एक्सपीडिशंस होती थी उसमें गुडली प्रोडक्ट्स होते थे, ठीक है। तो आप ये ऐसे मेंशन कर सकते हैं कुछ, ये जो हमारे अकाउंट्स मिल रहे हैं, कुछ एविडेंसेस हैं आर्कियोलॉजिकल, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि गुडली प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, लेपर्ड की स्किन, एलिफेंट की टस्क, ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं हम इंपोर्ट करते थे अपनी एक्सपीडिशन में, ठीक है। उसके बाद फिर जो इजिप्ट है, ये एनाटोलिया, ठीक है, मॉडर्न डे आप देखेंगे टर्की, उनके साथ भी ये है ट्रेड करते थे टिन और कॉपर का, ठीक है, क्योंकि इनको भी ब्रॉन्ज बनानी होती थी। ये सारी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस हैं। इजिप्शियन देखेंगे आप, हड़प्पन में भी आपको पता है ब्रॉन्ज कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो इनके लिए ये इसेंशियल आइटम्स थी। तो कॉपर एक तो हमने देखा ईस्टर्न डेजर्ट से ले आते थे, एक जो है एनाटोलिया के साथ ये कांटेक्ट करते थे, वहाँ से टिन और कॉपर ले आते थे, उसके बाद ब्रॉन्ज उनसे बन जाता था, ठीक है। फिर जो मेडिटेरियन थे, मेडिटेरियन के ट्रेडिंग पार्टनर्स, उसके साथ ये ओलिव ऑयल का ट्रेड करते थे, राइट। तो ये सारे गुडली प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, ऑयल बताया उसने, लेपर्ड स्किन्स बताई, एलिफेंट टस्क, ठीक है। तो सारे ऐसे ये अलग अलग लग्जरियस गुड्स भी इंक्लूडेड थे। उसके बाद फिर क्या करते थे, वही हमने देखा कि ये अपने ट्रेड जो है मेनली ग्रेन्स के साथ करते थे। एक्सपोर्ट आइटम जो मेनली होती थी इनका सरप्लस होता था ड्यू टू नाइल रिवर, ठीक है, अच्छी खासी इनकी फर्टाइल होती थी सॉइल, अच्छा एग्रीकल्चर होता था, सरप्लस होता था, उसी से ये अपना ट्रेड जो है मेंटेन कर पा रहे थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से इनका इजिप्शियंस का हमने ट्रेड का पैटर्न देखा, मेनली क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, कौन कौन से रूट्स ये ले रहे थे, राइट, हमने क्लियरली वो समझा। और उसके बाद हमने एक्सपीडिशंस भी इनकी देखी, कुछ एविडेंसेस देखे। तो ये आप सारी चीज़ें जो है अपने आंसर में डाल सकते हैं। तो अभी इजिप्शियन का हो गया, एक पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब भी एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम अच्छे से करते हैं, राइट। तो इसमें आपको मालूम ही है कि ट्रेड इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, ट्रेड इम्पॉर्टेंट था हमारे अलग अलग, हमारे सिर्फ हड़प्पन में नहीं, ठीक है, हमारी और भी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, फॉर एग्जांपल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसमें भी एविडेंसेस मिले हैं कि उनके साथ भी अच्छा कांटेक्ट था, ठीक है। बाकी आप देखेंगे अगर विद इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, आपस में भी अलग अलग साइट्स के अच्छे लिंक्स थे, ठीक है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गुजरात, ठीक है, आपस में इनके भी अच्छे जो लिंक्स थे, ठीक है। आता है कि खेतरी माइंस होती थी राजस्थान में, राजस्थान से कॉपर आता था। तो ऐसे करके जो है हमारे आपस की साइड्स में भी बहुत अच्छे लिंक्स थे ट्रेड के, राइट। तो अब देखिए अगर हम इंटर सिविलाइजेशन ट्रेड देखें मेसोपोटामियंस के साथ, वहाँ पे भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। क्या क्या एविडेंस मिले हमें वहाँ पे, कुछ तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने रिसर्चेस की, हमारे हड़प्पन के ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे मेसोपोटामिया में मिले हैं, ठीक है। वहाँ पे उर करके सिटी है मेसोपोटामिया में, वहाँ पे बहुत सारे हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी बात क्या होती है, मेसोपोटामिया जो है उनके रिकॉर्ड्स अगर देखेंगे उसमें हमें एक टर्म मिलती है मेलुआ करके, ठीक है। और ये क्या था, मेलुआ जो है एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम पे इंडस वाले रीजन को वो मेलुआ बोलते थे।
तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही रेफ़र कर रहे हैं, उसको जानते हैं, ठीक है, तभी हमें उनके अकाउंट्स में ये वर्ड मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ये हमने देखा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कैसे ट्रेड हुआ, राइट। अब हमने देखा इंटरनली भी हड़प्पन्स का ट्रेड अच्छा होता था, है ना, हम वो बात कर रहे थे। तो कैसे था, कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं इसके, राइट, हमें मिले हैं, ठीक है। क्या था ये, अब जैसे देवदार वुड हमने देखा था, उनको भी इजिप्शियन को भी जो है वुड की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वुड बेसिक है। देखिए शिप बनानी है, चलो फर्नीचर वगैरह तो हम थोड़ा सा फैंसी आइटम बोल सकते हैं, बट उसके बाद घरों में यूज़ करनी है, उसके बाद आपको कुकिंग करनी है, ठीक है, वुड को जला के कुकिंग करते थे, तो ये बेसिक आइटम थी। तो हड़प्पन में भी क्या करते थे, इनको देवदार की वुड होती थी, ठीक है, ये हिमालयन रीजन, शिवालिक वाले रीजन में वहाँ से इंपोर्ट कर लेते थे, ठीक है। आपको मोहनजोदारो में जो है इवन की एविडेंसेस भी मिलते हैं, चाहे हमारी बर्न्ट ब्रिक्स वगैरह से हाउसेज होते थे, राइट, बट वहाँ पे आप देखेंगे रूफ बीम्स मिलती हैं जिसमें देवदार वुड डली होती है, ठीक है। तो वो भी अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। उसके बाद फिर ये क्या करते थे कि शिवालिक से जैसे हमने देखा देवदार वगैरह लेके आते थे, इसीलिए इन्होंने कुछ सेटलमेंट्स भी, देखिए ट्रेड से कितना फ़र्क पड़ रहा है, ट्रेड से जो है इनकी सेटलमेंट्स का पैटर्न भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ जिधर से इनको इजी होगा नेविगेट करना, ट्रेड करना, उसके आसपास ही सोचेंगे हम अपना घर बना लें, राइट। तो ये आप देखेंगे चिनाब रिवर हो गया, सतलुज रिवर हो गया, इसके आसपास इन्होंने घर बनाए थे कि हमें यहाँ से नेविगेट करना इजी हो जाएगा शिवालिक्स तक, वहाँ पे हम जो है अपनी देवदार वुड वगैरह वो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रेड के कारण जो है सेटलमेंट पैटर्न से इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बोला कि जो ये देवदार की थी इसकी भी शिप्स बनती थी मेसोपोटामियन ट्रेड करने के लिए, राइट। उसके बाद फिर हमें अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोथल में जो गुजरात में एक साइट है वहाँ पे डॉकयार्ड मिलता है। डॉकयार्ड बेसिकली क्या हो गया, जिधर शिप्स की मेंटेनेंस की जाती है, शिप्स होती हैं, राइट, ठीक है। तो उससे पता लगता है कि हाँ मैरीटाइम कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ से इस एरिया से भी अच्छा खासा होता था, ठीक है। तो इसके बिना आप सील्स को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स थी, ठीक है, कुछ हमें मेसोपोटामिया की सील्स भी यहाँ पे मिलती हैं। सील्स बेसिकली क्या होता है कि ऐसे स्टोन का वो होता है, उस पर कई सिविलाइजेशन के अपने मार्क्स वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसको ये ट्रेड वगैरह में भी यूज़ करते थे सील्स को, राइट। जैसे हमें शेप के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेसोपोटामिया की जो सील्स हैं वो सिलेंड्रिकल होती थी, हमारे यहाँ पे रेक्टेंगुलर ज़्यादा चलती थी, राइट। तो हमें हमारी सील्स उधर मिली हैं मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामियन की कुछ सील्स सिलेंड्रिकल सील्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली है। तो ये भी एक एविडेंस है ट्रेड का, ठीक है। उसके बिना ये हो गया, उसके बिना जो है ये हमने देख लिया कि मैरीटाइम ट्रेड कॉन्टैक्ट भी कैसे होता था, डॉकयार्ड की भी बात की, राइट। और हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स तो हमें मेसोपोटामिया में मिलते ही हैं। और इवन जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की बात करते हैं, राइट, तो एक थ्योरी उसमें आपको पता है अलग अलग थ्योरीज हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ था। तो उसमें भी एक थ्योरी ये है कि कहीं ना कहीं जो है मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड लिंक्स वगैरह कम हो गए थे हमारे, ठीक है। उस ट्रेड लिंक्स के कम होने के कारण जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाई। तो इससे वो दिखाते हैं कि जो ट्रेड था वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। इवन आपको पता है जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन होगी प्रॉपर ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे, ठीक है, शेल वर्किंग, बीड्स का, ठीक है, तो अलग अलग क्राफ्ट्स होते थे, ठीक है। चन्नू दारो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट है, वहाँ पे फैक्ट्री साइट थी ऐसे बीड मेकिंग वगैरह की, राइट। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनते थे क्राफ्ट के, तो इनका अच्छा खासा ट्रेड होता था, ठीक है। फिर ये हो गया। उसके बाद इस तरह से हमने देखा कि कैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई, तो इनका कैसे ट्रेड हो रहा था, राइट। तो ये आप सब मेंशन कर सकते हैं, आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अंडर रोमन रिपब्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी, ठीक है। इसमें आपको देखिए 2-3 चीज़ें पहले समझनी होंगी। रोमन रिपब्लिक की अगर बात करें, ठीक है, पहले वहाँ पे मोनार्की होती है, किंग रूल करता है, ठीक है। वो मोनार्की को ख़त्म किया जाता है 510 BC में,
ठीक है। और ये रोमन रिपब्लिक का पीरियड जो चलता है 510 से लेके 27 BC तक चलता है, राइट, ठीक है। ये जो है रिपब्लिक का टाइम पीरियड होता है। तो हमें इसके अंडर उनकी क्या पॉलिटी थी वो डिस्कस करनी है 20 मार्क्स में, ठीक है। तो अब देखिए पॉलिटी का क्या बेसिकली मतलब है कि वहाँ पे कौन रूल करता था, कौन कौन सी मेजर ऑफिशियल बॉडीज़ थी पॉलिटिकल, ठीक है, वो आपको सब डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। देखिए अभी रोमन्स जो था इसमें दो तरह के सिटीजन्स होते थे, ठीक है। आपको दो तरह के सिटीजन्स मिलेंगे, एक होते थे पेट्रिशियंस, ठीक है, एंड देन सेकंड होते थे प्लेबियंस। प्लेबियंस जो होते थे वो कॉमन पीपल होते थे, ठीक है, पीजेंट्स वगैरह हो गए, बाद में उनकी और हालत ख़राब होती थी, मतलब वो लैंडलेस भी हो गए थे, ठीक है। तो वो क्या था कि कॉमन पीपल होते थे और उनमें मतलब उनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था, ठीक है, बहुत भेदभाव था। अगर आप रोमन सोसाइटी में देखेंगे तो ये कॉमन पीपल मतलब जो थे इनका, और अगर आप स्लेव्स का देखेंगे कंपैरिजन तो सिर्फ ये था कि स्लेव्स जो हैं सिटीजन्स नहीं होते थे उनके साथ, मतलब ये सिटीजन्स होते थे, बस इतना फ़र्क होता था। पर इनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता था पहले बहुत ही अर्ली आप रिपब्लिक में देखेंगे, ठीक है, या पहले से भी चलता आ रहा था, तो प्लेबियंस के साथ बहुत बुरा बिहेव होता था। वो सिंपल कॉमन लोग होते थे, ठीक है। तो प्लेबियंस तो ये हो गए। पेट्रिशियंस कौन से थे? जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, इलाइट क्लास जो थी, बहुत पावरफुल होते थे, उनका हर चीज़ में इन्फ्लुएंस होता था, स्टेट के अफेयर्स हो गए, ठीक है, कुछ भी डिसीजंस लेने हैं सब जगह इनका इकोनॉमिकली भी सब जगह जो है इन्फ्लुएंस पेट्रिशियंस का होते थे। वो हेल्दी इलाइट क्लास होती थी, ठीक है। मेजॉरिटी में अगर पॉपुलेशन की देखें तो प्लेबियंस थे, बट ये कुछ ही, जैसे हम कहते हैं कुछ ही लोग जो हैं रूल कर रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे थे रोमन को उस टाइम पे, तो वो था कि प्लेबियंस जो थे वो ज़्यादा मेजॉरिटी में होके भी उनकी कोई पावर नहीं थी और कॉमन ऐसे बेचारे थे, और पेट्रिशियंस थोड़े होके भी सबको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड है। अभी देखिए, अभी ये एक फ्लो चार्ट देखिए पहले, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर हम देखते हैं। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से थे? पहले थे कॉन्सल्स हेड, जो हम कहेंगे रोमन गवर्नमेंट का हेड था, उसको क्या बोलते थे? कॉन्सल्स, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आप एग्जाम में भी बना सकते हैं इस टाइप का, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे? कॉन्सल्स। कॉन्सल्स हो गया, उसके बाद एक सेनेट होता था, ठीक है, सेनेट हो गया। उसके बाद एक हमारी असेंबली होती थी, सेंसर्स होते थे, कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है। असेंबली के आगे तीन पार्ट होते थे, कॉमिटिया क्यूरिएटा, ठीक है, कॉमिटिया सेंचुरिटा, कॉन्साइलियम प्लेबिस, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखने होंगे, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें थी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सल्स हेड, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का हेड होता था, इसमें बेसिकली क्या होते थे? सिंगल पर्सन नहीं होता था, क्योंकि ये मोनार्की नहीं है, राइट। यहाँ पे दो चीफ मैजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, उनको हम कॉन्सल्स भी बोल देते हैं, और वो इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। दो चीफ मैजिस्ट्रेट आपको मिलेंगे, उनको एन्युअली हर साल इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। अब उनकी इलेक्शन कैसे होती थी? देखिए एक सेनेट था, सेनेट क्या था? इसमें जो है मेंबर सारे, जो हमने ये पेट्रिशियंस की बात की, एरिस्टोक्रेसी की, तो यही मेंबर्स होते थे, ठीक है। तो सेनेट जो है बेसिकली आप देखेंगे पेट्रिशियंस की ही, एरिस्टोक्रेट्स की ही बॉडी होती थी, ठीक है। इसमें जो है प्लेबियंस वगैरह कॉमन जो जनता थी उनका कोई रोल नहीं होता था। तो एक तो सेनेट हो गया, उसके बाद जो है एक नेशनल असेंबली आती थी। नेशनल असेंबली में भी आप देखेंगे आगे तीन पार्ट्स हैं, अभी हम आपने डायग्राम में देखा था, राइट। तो इसमें भी दो पार्ट्स में आप देखेंगे, अगर वहाँ पे पेट्रिशियंस की ही थोड़ी मतलब मेनली डोमिनेंस रहती है, ठीक है। होते जो हैं सारे होते हैं इसमें, ठीक है। ये रोमन सिटीज दोनों जो असेंबलीज हैं, ये आप एक बार इसमें देखिए, ये दोनों जो असेंबलीज हैं, राइट, कॉमिटिया क्यूरिएटा एंड कॉमिटिया सेंचुरिटा, तो ये होते सारे, इसमें सारे रोमन सिटीजन्स होंगे, चाहे पेट्रिशियन हो गए चाहे प्लेबियन होंगे, दोनों ही, ठीक है। सेनेट में आप जैसे देखेंगे, सेनेट में तो
एरिस्टोक्रेट्स ही हो गए, ठीक है, पेट्रिशियंस ही हो गए, बट यहाँ पे सारे रोमन सिटीजन्स होंगे, बट फिर भी जो डोमिनेंस होगी वो जो है पेट्रिशियंस की मेंटेन होगी, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्साइलियम प्लेबिस, ये कॉन्साइलियम प्लेबिस बाद में बनाया जाता है, वो भी हम कवर करेंगे अभी, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है प्लेबियंस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है, ये मैंने इसीलिए थोड़ा कलर आप देखेंगे रेड कलर में जो दिखाए हैं, यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि पेट्रिशियंस की डोमिनेंस होती थी, ठीक है। तो अब क्या होता था, पहले जो ये हमने बात की कॉन्सल्स की, जो हेड होते थे 2 चीफ मजिस्ट्रेट, इनकी इलेक्शन कैसे होती थी, इनको पहले नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है। इनको पहले नॉमिनेट किया जाता था सेनेट के द्वारा, ठीक है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट है, पहले वो नॉमिनेट कर लेते थे कि हाँ मान लीजिए 4 बंदे कर लिए कि इनमें से ही ये 2 बंदे जो हैं हमारे कॉन्सल्स बनेंगे। उसके बाद उनमें आगे जो है असेंबली इलेक्ट करती थी। तो मेनली तो वही था, असेंबली में भी आके देखेंगे पेट्रिशियंस की डोमिनेंस थी, राइट। पहले जो नॉमिनेट भी किया वो तो सेनेट ने ही कर दिया, सेनेट में तो थे ही पेट्रिशियन, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये इसकी इलेक्शन जो है उसको इन्फ्लुएंस करता था पेट्रिशियंस क्लास, ठीक है, सेनेट वगैरह, राइट। तो उसके बाद ये होता था जो कॉन्सल्स होता था, ठीक है, ये सेनेट को प्रिसाइड करता था, ठीक है। और कुछ री इलेक्शन वगैरह भी करवानी होती थी अगर, तो री इलेक्शन जो है पॉसिबल होती थी, ठीक है। तो कौंसल जो है ये प्रिसाइड करता था सेनेट को, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता था सेनेट का। उसके बाद अब क्या था, पहले क्या होता था देखेंगे, एक्चुअली क्या होता है, ये पेट्रिशियंस प्लेबियंस जो होते हैं इनमें आपस में आप देखेंगे बहुत लंबे टाइम से, अराउंड 510 बीसी से लेके 270 बीसी तक, ठीक है, अराउंड आप देखेंगे 200 साल तक इनके बीच में आपस में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, ठीक है, पेट्रिशियंस और प्लेबियंस के बीच में। धीरे धीरे क्या होता है, प्लेबियंस बहुत परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि इनका आप देखेंगे आर्मी में प्लेबियंस का मेन रोल रहता है, ठीक है, यही वहाँ पे जाके लड़ाई कर रहे होते हैं, रोमन की जितनी एक्सपेंशन हो रही होती है उनमें इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ये कर रहे होते हैं पर इनको मिल कुछ नहीं रहा होता, ठीक है, कहीं पॉलिटिकली इकोनॉमिकली कोई इनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। तो ये अपना जो है लड़ाई करने लग जाते हैं, अपने हकों की मांग कर रहे होते हैं। इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे इनकी थोड़ी बहुत पावर को इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रिशियंस को पता था कि अगर हमें स्टेट चलानी है, ठीक है, और हमें रोम की और एक्सपेंशन करनी है तो हमें प्लेबियंस की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो नंबर था वो मेजोरिटी में थे, ठीक है। तो इसलिए इनको थोड़ी बहुत पावर्स दी जाती हैं। फिर तो क्या होता है, पहले अगर हम देखेंगे 367 बीसी के पहले इसमें सिर्फ पेट्रिशियंस जो थे, ठीक है, वो ही कौंसल के मेंबर बनते थे। अब कौंसल में हमने देखा 2 लोग थे, तो दोनों पहले जो हैं पेट्रिशियन होते थे, बट बाद में क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने डिमांड्स वगैरह रखी कि ऐसे नहीं चलेगा, हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो आप, ठीक है। तो फिर बाद में ये हुआ कि कौंसल में जो एक बंदा होगा वो प्लेबियन हो सकता है, एक पेट्रिशियन ही रहेगा, एक प्लेबियन हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, थोड़ी सी इनको रिप्रेजेंटेशन मिली। तो ये हमने हेड को देखा। उसके बाद सेनेट जैसे हमने बात की उसमें एरिस्टोक्रेट्स ही होते थे, ठीक है, और इनका ही मेन कंट्रोल होता था गवर्नमेंट वगैरह पे, ठीक है, यही डायरेक्ट करते थे कि ये करो वो करो, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा था, राइट, पैसा भी बहुत था, पॉलिटिकली भी सबको कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे रोमन एम्पायर की एक्सपेंशन हो रही थी, बढ़ रही थी, रोमन एम्पायर बहुत अच्छे से बढ़ती है, राइट, एक बहुत मेजर एम्पायर बन जाती है, तो उनकी जो प्रोविंसेस, नई नई प्रोविंसेस वो कैप्चर कर रहे थे, उसका भी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सेनेट ही संभालता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ, जैसे पहले भी ठीक है ये पावरफुल था, बट जब रिपब्लिक बनने लग गया एरिस्टोक्रेटिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, एक्सपेंशन भी इतने अच्छे से हो गई थी, तो इनकी पावर जो है और इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
ये जो इनका आपने देखा, हमने बताया कि इसमें जो है सेनेट में सिर्फ पैट्रिशियंस ही होते थे, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जिनके पास बहुत पैसा होते थे वो ही सेनेट के जो है मेंबर बन सकते थे। और ये एक काइंड ऑफ हेरिडेटरी होता था। अब पता ही है, ठीक है, एकदम से प्लेबियंस को तो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा, राइट, ठीक है, तो वो कैसे रिच हो जाएंगे, कैसे वो इसका पार्ट बन जाएंगे, तो नहीं पॉसिबल था। हेरिडेटरी वही फैमिलीज चलती आ रही थी, वही इसको बस पार्ट ले रही थी, राइट, ठीक है, तो प्लेबियंस वगैरह इसका पार्ट नहीं बन सकते थे। इस तरह ये हमने देखा सेनेट। उसके बाद असेंबली आती है। असेंबली जैसे हमने 3 देखी, ठीक है, 2 में जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं पेट्रिशियंस की ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता था, और एक जो है इन्होंने बाद में बोल बोल के जो है अपनी एक अलग बना ली थी, कॉन्साइलियम प्लेबिस, उसमें सिर्फ जो है प्लेबियंस होते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एक हमने पहले बात करेंगे कॉमिटी क्यूरिएटा की, ठीक है, तो ये असेंबली मोनार्की जब से थी तब से ये चल रही थी, और इसमें वही था कि इसमें ये दोनों असेंबलीज कॉमिटी क्यूरिएटा, कॉमिटिया सेंचुरिटा, ये दोनों है तो रोमन सिटीजन्स की थी, सारे रोमन्स थे, चाहे प्लेबियंस हों चाहे पेट्रिशियन हो, ठीक है। तो इसमें क्या था, पर इसमें वोटिंग का इस तरह से करा हुआ था, कॉमिटी क्यूरिएटा में वोटिंग की इस तरह से डिवीज़न करी हुई थी। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 ट्राइब्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको ही मेनली जो है सारे वोटिंग राइट्स मेजोरिटी दे रखे होते हैं, ठीक है, और ये होती है एरिस्टोक्रेटिक पेट्रिशियंस वाली। तो इस तरह से वोटिंग की डिवीज़न इस तरह से थी कि जो पेट्रिशियंस थे वो इम्पॉर्टेंट हो गए थे यहाँ पे भी, ठीक है। बट फिर इनका जो है इन्होंने देखा कि प्लेबियंस ने कि ये तो हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो नाम के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है, कि हम सिटीजन हैं बस इसलिए हम यहाँ पे हैं, हमारा कुछ रोल नहीं है। तो प्रेशर वो बढ़ाने लगे गवर्नमेंट पे कि भाई हमें भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दो। इस तरह से फिर कॉमिटा सेंचुरिटा बनती है, ठीक है, इसमें भी सारे जो है रोमन सिटीजन्स होते हैं। बट इसमें क्या होता है, जो सेंचुरिटा होता है, ठीक है, इसमें जो है सेंचुरीज जो है वो बेसिक यूनिट होता है। सेंचुरीज क्या था, सेंचुरीज आर्मी का बेसिक यूनिट होता था उस टाइम पे, ठीक है, आर्मी का जो बेसिक यूनिट था उसको टर्म दी गई थी सेंचुरीज, ठीक है। तो उसी के बेस पे ये सेंचुरिटा बनती है, और इसमें एक जैसे सेंचुरी हो गया उसमें 100 लोग होते थे, ठीक है। तो इसको भी अब क्या हुआ, वैसे तो आप देखेंगे आर्मी में मेन रोल प्लेबियंस का था, बट इसको भी 5 क्लासेस में ऐसे डिवाइड किया गया सेंचुरीज़ को, कि जो वेल्दिएस्ट थे, ठीक है, पेट्रिशियंस वगैरह, उनको ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी, ठीक है, एक दिखावीबाजी करी गई कि हाँ प्लेबियंस को कि हम आर्मी के बेस पे बना रहे हैं, ये वो हम आपकी डिमांड देख रहे हैं, बट यहाँ पे असल में देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन अभी भी ज़्यादा पेट्रिशियंस के पास ही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, राइट, ठीक है। तो ये जो है मेन असेंबली थी जो कॉन्सल्स वगैरह को इलेक्ट करती थी और सेंसर्स को करती थी। तो मेनली यहाँ पे भी हमें जो है डोमिनेंस किसकी दिखी, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ की। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्साइलियम प्लेबिस आया। कॉन्साइलियम प्लेबिस अब क्या हुआ, जब जैसे प्लेबियंस लड़ रहे थे, कॉमन पीपल लड़ रहे थे कि हमें राइट्स दिए जाएं, ठीक है, हमारे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए भी कुछ बॉडी होनी चाहिए। तो ऐसे इनकी एक बॉडी बनी, उसमें सिर्फ इनके ही लोग होते थे और इनके इश्यूज़ होते थे। अब वहाँ से क्या करते थे, अगर 494 बीसी में देखेंगे, प्लेबियंस ने डिमांड की कि यहाँ से हमारे 2 ऑफिशियल्स जो कंसाइलियम प्लेबिस इलेक्ट करेगा, ठीक है, वो आगे हमें रिप्रेजेंट करेंगे, उनको ट्रिब्यून्स बोलते थे, ठीक है, और वो हमारे स्पोक्समैन होंगे, वो बाकी असेंबलीज वगैरह में हमें रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हमारी भी अच्छी खासी हमारी भी बात मानी जाए, सुनी जाए हमारी बात, राइट। तो ये जो 494 बीसी में 2 ट्रिब्यून लोगों की, ऐसे 2 ऑफिशियल्स की बात हुई थी इस ट्रिब्यून में, बट ये धीरे धीरे इंक्रीज करता गया। अराउंड 448 आप बीसी देखेंगे, वहाँ पे 10 ट्रिब्यून ऑफिशियल्स हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इनकी पावर अब थोड़ी बहुत इंक्रीज होने लगी थी। उसके बाद फिर बाद में ये भी हुआ कि पहले इनका होता था कि मैंडेटरी नहीं होता था प्लेबियंस का कि हर उनका डिसीज़न माना ही जाए। बाद में धीरे धीरे वो भी जो है 270 बीसी के अराउंड वो भी हुआ कि इनके जो है मैंडेटरी किया गया कि हाँ इनके डिसीजंस को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा
असेंबली का पार्ट की कैसे था, 3 असेंबलीज हमने कवर की, राइट। उसके बाद हमने देखा अपने स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ और ऑफिसर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, सेंसर्स हो गए, कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट हो गए, राइट। तो सेंसर्स बेसिकली क्या थे, सेंसर्स 2 मजिस्ट्रेट होते थे, ये भी कोई पावरफुल मजिस्ट्रेट होने चाहिए, और 5 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि उनका काम होता था वहाँ पे सेंसस वगैरह करना, राइट। जैसे सेंसस होते हैं तो ये ऑर्गेनाइज करते थे कि क्या सिटीजन्स का क्या सीन चल रहा है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन वगैरह चेक करनी हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए ये सेंसर्स होते थे। उसके बाद कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होता था जस्टिस वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे करके ऑफिसर्स हमने देखे कि कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे, ये भी इलेक्टेड होते थे सारे, ठीक है। उसके बाद अब क्या था, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि रोमन के जो लॉज थे, राइट, वो भी पहले ऐसा होता था, क्योंकि रोमन रिपब्लिक में हमने देखा कि जो पावरफुल अपर क्लास थी, लाइट क्लास थी, उनका ही इम्पोर्टेंट रोल था, जिनके पास पैसा था, पावर सारी उनके पास ही थी। तो जो लॉज वगैरह बनते थे वो भी वही उनको मतलब पता होते थे, वही बनाते थे, ठीक है। वो जो है प्लेबियंस को तो पता ही नहीं होता था क्या लॉज है, और उन ऐसे लॉज बनाते थे जिनसे जो है कॉमन पीपल का बहुत नुकसान हो, ठीक है, कॉमन पीपल के बहुत अगेंस्ट होते थे ऐसे लॉज। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसे क्या, हमें तो तुम सिटीजन सिर्फ नाम का ही कंसीडर कर रहे हो ना फिर, तो इसलिए इन्होंने बोला कि हमें भी इस लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए, हमें भी पता लगे क्या लॉज हैं। तो इनकी वो बाद में फिर डिमांड मानी गई, इसलिए 450 BC में आप देखेंगे एक कोड ऑफ 12 टेबल्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। उसमें ये पता लगा कि ऐसे मतलब लॉज वगैरह अब इनको पता लगने लग गए थे, ठीक है। तो लॉ मेकिंग के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको भी प्लेबियंस को अब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिया है। ये आप अपने असाइनमेंट में, एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिए, और ये फ्लो चार्ट आप देख लिए, इस तरह का आप फ्लो चार्ट वहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए फिर अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को आगे, ठीक है। हम मतलब ये पार्ट्स में डिवाइड ही रहेगा, तो ये हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, अच्छे से डिटेल में ऐसे कवर करेंगे। तो बाकी उसके बिना आपको पता ही है मेरी MHI 1 और 4 की अभी सीरीज़ चल रही है, राइट। उसमें भी हम कम्प्लीटली अच्छे से कवर कर रहे हैं टॉपिक्स को। MHI 4 में तो बहुत ज़्यादा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके पेपर में आने की, बहुत चांसेस हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं, राइट। तो उनको वो सीरीज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चाहे 2021 के स्टूडेंट्स हों, चाहे 2020 के, दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है लिंक बॉक्स में शेयर कर दूँगी, बाकी उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, आपको यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ। ओके, थैंक यू।